जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपका स्वागत है विजन दाऊदनगर चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिहार पुलिस का सेट, जिसमें आज हम लोग बिहार पुलिस के दूसरे नंबर सेट का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम, है ना। इसमें अगर बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन का 1 से लेकर जो साइंस, सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, जो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन का है ना। एक टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 है। बात करें इसमें पहला क्वेश्चन का, जो हीराकुंड डैम के बारे में है कि हीराकुंड डैम है ना, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है, ठीक है। तो हीराकुंड जो डैम है वो कौन सी नदी पर, तो महानदी पर स्थापित है। कौन सी नदी पर, महानदी पर। महानदी कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में। किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में, है ना। तो महानदी उड़ीसा, है ना। हीराकुंड डैम कहाँ स्थित है, महानदी उड़ीसा पर, उड़ीसा में, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है ना। जिम्मेवार है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है। तो इसका भी करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपका है, इसका करेक्ट आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, है ना। ये नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है, बल्कि कौन सा करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ही तारामंडल के नामकरण की गई। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। एक जो घरेलू गैस है यानी एलपीजी गैस जो है किस फॉर्म में रहता है, तो एलपीजी जो गैस है किस फॉर्म में रहता है जी, तो तरल अवस्था में। कौन सा अवस्था, तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 का कि निम्नलिखित में से कौन विषम है ना। निम्नलिखित में से कौन विषम है। अगर विषम की बात करें तो देखिए, ऑप्शन ए में है पारा, ऑप्शन बी में है पारद एवं किक सिल्वर, ऑप्शन सी में है हाइड्रारजियम, फिर ऑप्शन डी में है ब्रोमोस, है ना। ऑप्शन डी में ब्रोमोस। तो अगर बात करें कि इनमें से कौन विषम है, तो इसमें से सब ऑप्शन ए आपका जो पारा है वो पारा विषम है। पारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए पारा क्या है, यहाँ पारा विषम है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का कि न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा जो कलर है वो न्यूजीलैंड में सुनामी के चेतावनी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है सफ़ेद और नीला रंग, ऑप्शन बी में सफ़ेद और हरा रंग, ऑप्शन सी में है लाल और हरा रंग, ऑप्शन डी में है पीला और हरा रंग। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि सफ़ेद और नीला रंग जो है, सफ़ेद और नीला रंग जो है वो न्यूजीलैंड में सुनामी के लिए संकेत है। उसके बाद बात करें, है ना, उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित दल में से किसकी स्थापना किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना किए थे। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या भारतीय समाजवादी पार्टी, या भारतीय समाजवादी सुधारवादी पार्टी। तो इसमें जो बात करें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, वही इसी की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, है ना। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस से पूर्व नाम क्या था, है ना। तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। परंतु दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। क्वेश्चन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना किए हैं, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारतीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, तो भारतीय। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है, तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ। जो गोल्फ का खेल है सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्कॉटलैंड में ही सबसे पहली बार गोल्फ का आयोजन किया गया, गोल्फ खेल को प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलें।
क्वेश्चन नंबर 9 में है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है ना, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन गई है। उसके द्वारा निर्धारित है ना, उसके द्वारा निर्धारित, क्वेश्चन पूरा देखिए, उसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है। तो कौन है? तो व्यक्ति एक महिला है, नाम है क्या? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के रिकॉर्ड को पास कर दिया महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। कौन सा? किमोनो राष्ट्रीय पोशाक। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन है? तो किमोनो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। उसके बाद बात करें 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन का कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो किस देश में स्थित है? क्वेश्चन आता है कई बार, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो किलिमंजारो है। कौन सा पर्वत? किलिमंजारो पर्वत। परंतु क्वेश्चन ये है कि किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो कौन देश में स्थित है? तो तंजानिया देश में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन 12 में दिया गया है, पूछ रहा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लंबाई पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई पर पड़ने वाला पोंटियानक जगह जो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैंप की मुख्य विशेषता क्या है? माई स्टैंप की मुख्य विशेषता है एक मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑर्डर स्टैंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न। तो टेलीविज़न जब चल रहा होता है तो वो क्या छोड़ता है? तो टेलीविज़न बताइए जी क्या छोड़ेगा? तो क्या टेलीविज़न पराबैंगनी किरण को छोड़ेगा? दूसरा है कि एक्सरे को छोड़ेगा, या रेडियो तरंग को छोड़ता है, या फिर दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर है, दृश्य प्रकाश को ही छोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में पुर्तगालियों है ना, इसको क्वेश्चन देखिए कि भारत में पुर्तगालियों के ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया है ना? तो पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो भारत में सबसे पहला पुर्तगाली आने वाला व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में आया। भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में आया। और पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया, और 1503 ईस्वी में 1502 में भारत आया, परंतु उसके बाद 1503 ईस्वी में है ना, 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में पहला किला का निर्माण किया। तो बताइए क्वेश्चन में है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो जगह का नाम है कोचीन। जगह का नाम कोचीन कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है ना। उसके बाद बात करें 17 नंबर क्वेश्चन के विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चले। 18 में है एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन है ना? एक सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत क्या है? तो पालन किया जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी का एक वोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य पुस्तक जिसका नाम था कमला लिखा था? तो बी.डी. सावरकर जिन्होंने जेल में बंद होने के बावजूद भी जेल में एक महाकाव्य लिखा, और उस महाकाव्य का नाम था कमला। है ना। और कमला को किसने लिखा? तो बी.डी. सावरकर ने। उसके बाद बात करें कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? कुंभ के मेला की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो सबसे पहले ये देख लो, कुंभ के मेला जो है
पूरे वर्ष यानी 12 वर्ष में, है ना, 12 वर्ष में एक बार कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है और कुल 4 शहरों में किया जाता है। कुल चार शहरों में किया जाता है। कौन कौन शहर? तो पहला है आपका इलाहाबाद, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन, और चौथा की बात करें तो चौथा है नासिक। चौथा कौन सा जाएगा? चौथा है नासिक। प्रत्येक 12 वर्ष पर इन्हीं चार जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद की बात करें तो यह यूपी में है, हरिद्वार की बात करें तो उत्तराखंड में है, उज्जैन की बात करें तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और नासिक की बात करें तो यह एमएच यानी कि महाराष्ट्र में है। तो कुल 12 वर्षों पर एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इन्हीं 4 शहरों में आयोजित किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो क्वेश्चन है कि कुंभ मेला जो है वो मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के किन शहर में आयोजित किया जाता है? तो शहर का नाम उज्जैन। कौन सा शहर? उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का कि अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है, तो एक व्यक्ति अगर रिकेटस बीमारी से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? कौन सी विटामिन की कमी है? तो देख लीजिए, हम बात करें विटामिन के का, तो विटामिन के के कारण, है ना, विटामिन के का कारण क्या होता है? ब्लड का थकान रुक जाता है, कमी आ जाता है। अगर जैसे विटामिन के का कमी होता है शरीर में तो ब्लड का जो थक्का बनना होता है वो कम हो जाता है। जैसे अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं शरीर का या घाव हो गया है तो ब्लड जो निकल रहा है वो निकलता ही रहेगा, थक्का बनना बंद हो जाएगा। इसी विटामिन के की कमी से अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गया है तो हड्डियाँ बहुत दिनों के बाद जुड़ती हैं। उसके बाद विटामिन डी की कमी से ही रिकेटस नामक बीमारी होती है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है ना। तो उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है, विटामिन डी की कमी से ही रिकेटस नामक बीमारी होता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में है कुतुब मीनार, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को, है ना, किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? है ना। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला व्यक्ति जिसने कुतुब मीनार का नींव डाला, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा से चौगान खेलते समय गिर जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और मर गए। उसके बाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना, और जब इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही काम को पूरा करवाता है। यानी कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो व्यक्ति का नाम क्या है? इल्तुतमिश, है ना। कुतुब मीनार के बारे में और थोड़ा सा बात देखें। कुतुब मीनार की बात करें, सबसे पहले तो यही बात है कि इसका हाइट कितना हाइट है? तो 238 फीट, है ना। 238 फीट इसका हाइट है। उसके बाद अगर मीटर में पूछता है तो 73 मीटर इसका हाइट है ना, 73 मीटर इसका हाइट है। कुतुब मीनार के नींव किसने डाला, है ना? नींव किसने डाला? तो नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया, है ना? निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो व्यक्ति का नाम था किसने? कौन सा व्यक्ति? तो व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। लेकिन बात आता है कि इल्तुतमिश पूरा करवाया था और 4 तल्लक तक बनवाया। कितना तल्लक तक? 4 फ्लोर तक बनवाया। और 4 फ्लोर के बाद क्या हुआ कि एक बार ऑटोमेटिक किसी कुतुब मीनार पर ठनका गिरा, है ना, तड़ी चालक गिरा, जिसके कारण एक बिल्डिंग पूरा ढह गया, एक तल्ला पूरा ढह गया। उसके बाद एक व्यक्ति है ना, तुगलक वंश के, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग FST के नाम से जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने ही बाद में इसका मरम्मत करवाया और कुतुब मीनार के 5 तल्ला तक बनवाया। इसके बाद अगर फिरोज शाह तुगलक के बाद में भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया, उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर लोदी। कौन लोदी? सिकंदर वंश के शासक सिकंदर लोदी, है ना। और सिकंदर लोदी की और बाद की बात करें तो अंग्रेज के समय मेजर, व्यक्ति का नाम था मेजर आर स्मिथ।
मेजर आर स्मिथ ने भी कुतुब मीनार के में को मरम्मत करवाया अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, है ना, उसके बाद अगर बात करें कि कुतुब मीनार की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है ना। अभी हम लोग देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना 238 फीट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पद्धति को कौन प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए में है बलबन। बलबन ही जब गुलाम वंश का शासक है, बलबन ही जब शासक बना, सम्राट बना, तो बलबन ने नवरोज पर्व, है ना, फारसी त्यौहार नवरोज को भारत में लाया और तब से भारत में नवरोज पर्व को मनाया जाने लगा। उसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। तो ये व्यक्ति सैनिकों के लिए, किसके लिए? सैनिकों के लिए, है ना। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हम सैनिकों को वर्ष भर के लिए उसमें एक समान मूल्य फिक्स कर दें। मतलब कि चावल यदि 1 रुपये केजी है तो पूरे वर्ष भर 1 रुपये केजी ही मिलेगा। अगर आलू 2 रुपये केजी है तो पूरे वर्ष भर 2 रुपये केजी ही मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला व्यक्ति है और किसके लिए लागू किया? तो सैनिकों के लिए लागू किया। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 27 में है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। तो सेना को सबसे पहले वेतन देने की बात है, तो सब सेना को इल्तुतमिश के ज़माने में, इल्तुतमिश जब आया शासक बना, तो इल्तुतमिश क्या किया? इल्तुतमिश सैनिकों के लिए भूमि देने लगा, पैसा के बदले भूमि देने लगा, जिसको इक्ता व्यवस्था कहा जाता है, जिसको इक्ता प्रणाली कहा जाता है। परंतु जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, अलाउद्दीन खिलजी इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया, है ना। इक्ता व्यवस्था को समाप्त करने के बाद सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ किया। इसीलिए इसको बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ पटियाली में। कहाँ? पटियाला नहीं, पटियाली में। पटियाली कहाँ स्थित है? तो पटियाली स्थित है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, है ना। पटियाली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। अमीर खुसरो के बारे में और जाने तो अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो पहला व्यक्ति जिसने भारत में तबला का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया। कव्वाली आप सुनते हैं, उस कव्वाली किसका देन है? तो अमीर खुसरो का ही देन है, ठीक है। उसके बाद और हम आगे की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है, कि निम्नलिखित में से, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 में से कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। कौन व्यक्ति था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया? पहले क्या होता था कि जो भी सुल्तान होता था वो पहले खलीफा से सनद पत्र लेता था, और जिस व्यक्ति को खलीफा से सनद पत्र मिल जाता था वह व्यक्ति अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता था। इन्हीं में से अगर बात करें, इल्तुतमिश पहला वह शासक था जिसको वैध सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही पहली बार इल्तुतमिश को ही क्या मिला? सनद पत्र मिला, और इल्तुतमिश ने अनाउंस किया कि अब से हम क्या हैं? तो वैध सुल्तान हैं। उसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, इन सब खलीफा से सनद पत्र लिए। परंतु मुबारक शाह खिलजी की बात जैसी ही आती है तो मुबारक शाह खिलजी अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का भारत में संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना किया, है ना। इन्हीं के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको हम लोग जौना खां के नाम से जानते हैं, जौना खान के द्वारा लकड़ी के महल बनाया गया, और लकड़ी के महल गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक ही व्यक्ति है जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी
दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। दिल्ली से देवगिरी, है ना, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को बदलने वाला पहला शासक है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहली बार 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी को बदल दिया और दिल्ली से देवगिरी ले गया। कहाँ से ले गया? दिल्ली से देवगिरी। इसका मकसद था कि किसी भी तरह से हम दक्षिण भारत के लोगों में हो रहे विद्रोह को शांत करवा सके। परंतु जैसे ही देवगिरी में गया, देवगिरी में इससे लोग शांत ही नहीं हुए बल्कि विद्रोह छिड़ता ही रह गया। उसके बाद देवगिरी से पुनः इसने निश्चय किया कि हम राजधानी को दिल्ली ले जाएंगे और इसने पुनः 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को देवगिरी से पुनः दिल्ली ले गया। इस राजधानी परिवर्तन को ही तुगलकी फरमान कहा जाता है। इस राजधानी परिवर्तन के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए, है ना, इसलिए इसको तुगलकी फरमान कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी में स्थापित किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 की संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजभाषाएँ, एक रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और छठा राजभाषा कौन है? तो छठा राजभाषा अरबी है। ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद और देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अध्यक्ष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महिला अध्यक्ष में नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखें तो विश्व बैंक का पूरा नाम क्या होता है? विश्व बैंक का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखें कि भारतीय दंड संहिता, है ना, कौन सा संहिता? तो दंड संहिता ये धारा 302 निम्नलिखित से संबंधित है। धारा की कितना की बात कर रहा है? तो धारा 302 की बात कर रहा है। धारा कितना का बात कर रहा है? तो धारा 302 की बात कर रहा है ना। धारा कितना? तो धारा 302। धारा 302 के तहत ही हत्या, है ना, हत्या, अगर कोई व्यक्ति हत्या कर दिया, अगर किसी व्यक्ति का हत्या कर दिया तो उस व्यक्ति पर धारा 302 लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो उस व्यक्ति पर धारा 309 लगाया जाता है। 309 लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न से संबंधित है, तो हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक होता है दंड संहिता और एक होता है आचार संहिता, है ना। आचार संहिता तब लागू किए जाते हैं जब देश में चुनाव हो रहे हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व किया गया? तो उस दल का नाम है भारत का साम्यवादी दल। भारत का साम्यवादी दल, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया। कब? 1925 ईस्वी में। तो राजनीतिक दल जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुआ, ऑप्शन नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1925 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। ब्लू बुक से प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका संसद का नाम क्या है ना। क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना? तो 38 कि अमेरिकी जो संसद है उस संसद भवन का नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद की बात करें, है ना, तो अमेरिकी संसद भवन का नाम है कांग्रेस। अमेरिकी संसद भवन का नाम क्या है? कांग्रेस। उसी तरह से भारत के संसद भवन का नाम क्या है? तो भारत के संसद भवन को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। है ना। उसी तरह से डाइट किसका है? तो डाइट जापान का, है ना। जापान के संसद भवन को हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से नेपाल, है ना, नेपाल के संसद भवन को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 का कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? सबसे पुराना पर्वत कौन है जी? तो अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं या नीलगिरी की पहाड़ी है? तो अगर इसकी हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली स्थित कहाँ है? तो यह अरावली स्थित है राजस्थान में, है ना।
कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के 80% भूभाग पर नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत स्थित है। इस नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो धूपगढ़ी इसका सबसे ऊंचा चोटी है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 41 की अगर बात करें, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर हम 41 को देखें। क्वेश्चन 41 में है कि नाथुल्ला दर्रा है ना, क्वेश्चन 41 में है, क्वेश्चन 41 में है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा की बात करें है ना, तो नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसी सिक्किम राज्य में एक तो हो गया नाथुल्ला, एक हो गया नाकुल्ला, एक हो गया जेलेपला है ना। तो नाथुल्ला हो, नाकुल्ला हो या जेलेपला हो, सभी के सभी कहाँ स्थित है? तो सभी के सभी सिक्किम राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का नाम दिफू दर्रा, कौन दर्रा? दिफू दर्रा। इसी में है आपका बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। इसी अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा है ना। ये जो देख रहे हैं आप कि अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, उसी तरह से सिक्किम में है नाकुल्ला दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुल्ला दर्रा। मणिपुर का सबसे फेमस दर्रा तीजू दर्रा, मणिपुर का सबसे फेमस दर्रा कौन सा दर्रा? तीजू दर्रा। उत्तराखंड में है माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा है ना, धर्मा दर्रा है ना, धर्मा दर्रा। ये सब कहाँ स्थित है? तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं उत्तराखंड के दर्रा है। तो उसी तरह से फिर से एक बार सुने कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो चाहे नाथुल्ला हो, जेलेपला हो, चाहे नाकुल्ला हो, नाथुल्ला हो, जेलेपला हो, चाहे नाकुल्ला हो, सब दर्रा कहाँ स्थित है? तो सब दर्रा स्थित है सिक्किम में। उसी के बाद अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का नाम है दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा है ना। इसी यांगयाप दर्रा से यू टर्न होकर भारत में प्रवेश करती है एक नदी जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। मणिपुर में स्थित दर्रे का नाम है तीजू दर्रा, मणिपुर में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तीजू दर्रा। उसी तरह से उत्तराखंड में स्थित दर्रे को हम लोग एक माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा और धर्मा दर्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 की बात करें तो किस शहर में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? कौन शहर है जी ऐसा जहाँ सड़क की लंबाई सबसे अधिक है ना? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो सड़कें हैं उसकी लंबाई क्या है? तो सबसे अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 की बात करें, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? है ना, रेल इंजन जो देख रहे हैं आप, उस रेल के डिब्बे की बात करें, सिर्फ डिब्बा, इंजन की बात नहीं करते हैं हम, क्वेश्चन में इंजन की बात नहीं है, तो डिब्बा की बात करें कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो जगह का नाम है कपूरथला और पोरबंदर। कपूरथला और पोरबंदर दोनों ऐसे जगह हैं जहाँ रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। उसके बाद है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है नवी मुंबई में। कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नवी मुंबई में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन ऐसा राज्य है जी जिसकी सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? क्या नागालैंड का सीमा जुड़ा हुआ है चीन के साथ? क्या मणिपुर का सीमा चीन के साथ जुड़ा हुआ है? क्या असम का सीमा जुड़ा हुआ है चीन के साथ? या अरुणाचल प्रदेश का सीमा जुड़ा हुआ है चीन के साथ? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्य का सीमा चीन के साथ साझा होता है। तो ऑप्शन नंबर 45 के बाद आइए ऑप्शन नंबर हम लोग पढ़ें 46, क्वेश्चन नंबर 46 कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? है ना, न्यूनतम एवं अधिकतम जो टेम्परेचर है उसका जो अंतर है किस स्थान पर होता है? तो वो दिल्ली है ना। कौन सी जगह? दिल्ली है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर होता है। निम्नलिखित में से अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है?
स्थलबद्ध राज्य, देखिए स्थलबद्ध कहने का मतलब है ना, स्थलरुद्ध कहने का मतलब कि जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा हो। तो गुजरात को देखिए, गुजरात समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश भी समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, परंतु बिहार की बात करें तो बिहार समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसलिए यह क्या है, तो यह स्थलरुद्ध देश, यह स्थलरुद्ध राज्य है ना, सॉरी स्थलरुद्ध राज्य है ना। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत का एकमात्र राज्य कौन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है, जिसकी सीमा जो है सिक्किम से मिलती है। देखिए इधर से जो नेपाल आता है, इस साइड में ऊपर वाला हिस्सा सिक्किम है ना, तो ये जो राज्य लगता है सिक्किम से इधर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पश्चिम बंगाल है ना। इसको कौन सा राज्य, ये हो गया आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ऊपर वाला है ये राज्य है आपका कौन सा, तो सिक्किम, सिक्किम है ना। इधर तो नेपाल ही हो जाता है और इधर भूटान हो जाता है। तो बताइए कि भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है, तो सिक्किम से मिलने वाला एकमात्र राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी, 48 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 49 का कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है ना। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, स्टेट है, कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की फिगर में देखें तो इस तरह से मैप से आते हुए इस तरह से बात है, इधर से मध्य प्रदेश वाला स्टेट है और इधर का ऊपर वाला जो एरिया है ये इधर यूपी राज्य है। इस साइड में देखेंगे तो आप लोग इधर राजस्थान है ना, राजस्थान है, राजस्थान है। इधर देखेंगे तो आपका गुजरात है ना। इधर कौन सा राज्य, इधर कौन सा राज्य, इधर है आपका कौन सा राज्य, देखिए इधर राजस्थान, इधर गुजरात, इधर का राज्य महाराष्ट्र और इधर का राज्य है छत्तीसगढ़। तो टोटल की बात करें तो टोटल 1 2 3 4 और 1 5, तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं, कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 49 का ए, ऑप्शन नंबर 49 का ए, कुल 5 ऐसे राज्य जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है। पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति किस देश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में है एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश या अमेरिका से, देश अमेरिका। तो कौन सा आंसर, इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। करेक्ट आंसर क्या है, अफ्रीका। पिग्मी जो जनजाति है अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कौन सा जो इकाई है वो समय की इकाई नहीं है, बताइए जी। देखिए नैनो सेकेंड समय का इकाई है, माइक्रो सेकेंड समय का इकाई है, सेकेंड समय का इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसलिए क्वेश्चन 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 की ओर चलें तो एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम को इसमें अभिव्यक्त करेंगे तो हम लोग लंबाई में अभिव्यक्त करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो आवेग माप है। आवेग किसका माप है, तो आवेग मापता है भार को। आवेग किसको मापता है, तो भार को। एंगस्ट्रम क्या मापता है जी, एंगस्ट्रम मापता है तरंग दैर्ध्य को। एंगस्ट्रम किसको मापता है, तरंग दैर्ध्य को। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 55 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 60 में पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त किससे स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी। पित्त किससे स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त किससे स्रावित होगा, तो लीवर से। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कौन ऐसा तत्व है ना जिसका मुंह में, कौन ऐसा पोषक तत्व है जिसका मुंह में सर्वप्रथम पाचन होता है, उस तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उस तत्व का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ही मुंह में सबसे पहले पाचन होता है। उसके बाद बात कर रहा है क्वेश्चन है 58 कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल की बात कर रहा है, तो केल्विन स्केल में सबसे पहले देख लो कि
है ना 273। अब प्लस अगर मानव शरीर की बात कर रहा है तो 37, 273 और 37 की बात हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन, 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 में चलें। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। मानव में श्वसन दर सबसे कम कब होता है? क्या दौड़ते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है, या फिर क्रिकेट खेलते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है, या खाना खाते समय श्वसन दर सबसे कम होता है, या फिर नींद में खर्राटा लेते समय श्वसन दर मानव में सबसे कम होता है? तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब व्यक्ति सो रहा होता है और सोने के बाद एकदम खर्राटा मारने लगे, तब उस कंडीशन में, नींद में जब खर्राटा मारने लगे तब उस कंडीशन में क्या होता है, तो मानव में श्वसन दर सबसे कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नाड़ी स्पंदन मात्रा है ना, सॉरी नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है ना, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, गति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं, 44 नहीं, 144 नहीं, 145 नहीं, 149, 139 भी नहीं, 142 भी नहीं। इसका अलग ऑप्शन बना ले, ऑप्शन 5 बना ले। इसका करेक्ट आंसर है 164। इसका करेक्ट आंसर कितना, 164। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या 164। निम्नलिखित में से किस धातु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? भारत जो है कौन से वस्तु पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? क्या रबर पर, क्या पेट्रोलियम पदार्थ पर, क्या रुई पर, या चाय पर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत जो है क्या करता है जी, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा को व्यय करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति मापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की यंत्रक से। किससे? मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 24वां राज्य बना? कौन ऐसा राज्य है जो भारत का 24वां राज्य बना? उसके लिए देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश भारत का कैवा राज्य 24वां राज्य बना। उसके बाद भारत गोवा की बात करें तो गोवा भारत का कैवा राज्य 25वां राज्य बना, है ना। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का कैवा राज्य तो 22वां राज्य बना, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है 64 नंबर क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? मतलब कि बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण इकाइयाँ सुधारने के लिए संभावित मार्ग पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन मंत्रालय जी? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 का है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है ना भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वह व्यक्ति का नाम पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस लिए? तो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार जो फेमस है किसके लिए? तो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69, ये भारत सरकार ने क्वेश्चन नंबर 69 है ना, क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत सरकार ने विजयनगर चैनल सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, है ना, के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे देखिए एक क्वेश्चन और बच रहा है, हम लोग एक क्वेश्चन और बच रहा है, नहीं 69 तक नहीं था ना, हाँ। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिहार पुलिस का सेट नंबर 2, है ना। इसका आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
जिसको हम मेरा चैनल है दाऊदनगर विजन चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका ये सेशन कैसा लग रहा है जो बिहार पुलिस बैच के लिए लाया गया है। यह बिहार पुलिस का सेट है जो 1 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। कल हम लोग 1 बैच का बनाए थे, आज ये सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 2 का ये डिस्कशन है। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। इस हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि अशोक सर ने आपको सारा डिस्कशन बताया, उम्मीद करता हूँ सारे डिस्कशन आपको अच्छे लगे होंगे और इसे आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70 रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो आप देखो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इस फिगर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जब आप इस फिगर को कंप्लीट करोगे तो आपका ये फिगर बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देखो कि जब ये फिगर बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये सी फिगर बनेगा, सॉरी फिगर आपका सी नहीं बनेगा, फिगर नंबर बी बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 का जो है ऑप्शन सी है। ठीक, चलिए अब हम बात करें 71 का। 71 को थोड़ा जूम करते हैं। 71 में कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने ये कहा कि भाई उसके माँ के इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी किसी आदमी के बारे में कह रही कि उस आदमी की माँ की इकलौती बेटी, किसी भी व्यक्ति की माँ की जो इकलौती बेटी होती है वो उसकी बहन होती है अगर वो आदमी है तो। इसका मतलब यह होगा कि उस आदमी की बहन जो है, उस आदमी की बहन की बेटी रीना है। तो कोई बहन की अगर बेटी होती है तो बहन की बेटी को हम लोग भांजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन भांजी नहीं दिया, इसमें ऑप्शन भतीजी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? सी मारेंगे। बहन की बेटी को हम लोग भांजी बोलते हैं, इसमें भांजी ऑप्शन नहीं दिया तो इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन सी देंगे। 71 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब 72 देखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कभी भी किसी प्रोडक्ट को सेल करने में एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है और दुकानदार से व्यापारी से खरीदते समय 12% की चोरी करता है और ग्राहक को बेचते समय भी 12% की चोरी करता है। इसका मतलब ये हो गया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछे तो फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, थोड़ा साइज हम बढ़ाते हैं पेन का। तो देखो 12 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 12 × 12 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो रिजल्ट कितना आएगा, 24 प्लस 1.44। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन भी कुछ आएगा तो भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। चलिए अब बात करते हैं 73 का। कह रहा है प्रकाश ने एक एफडी में निवेश करता है जिसका प्रिंसिपल 13,000 रुपया है और 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। कह रहा है तिमाही, जब भी ब्याज तिमाही हो तो ध्यान देना रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग देते हैं। तो 20% में जब 4 से भाग दोगे तो आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और कह रहा है 6 महीना, तो भाई 6 महीने में जो तिमाही होता है वो 2 बार आता है। इट मीन्स 13,000 रुपये हमारा हो गया प्रिंसिपल। रेट को हम लोग जोड़ेंगे 100 से तो हो जाएगा 105/100। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 13,000। 105 का स्क्वायर होता है 110 25, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो इसको दोगे तो 3 जीरो उठ के यहाँ चल जाएगा। तो 1105 में जब 13 का मल्टीप्लाई करोगे 2.5 में जब 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14,332.5, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी तिमाही छमाही वाला प्रश्न आता है, अगर तिमाही वाले प्रश्न आते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 4 से भाग देते हैं और समय अगर 6 महीना दिया तो 6 महीना में तिमाही कितना होता है? मेरा 2 बार आता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का। देखिए 74 में कह रहा है किसी खास भाषा में पेरिस को QBSJT लिखा जाता है। तो आओ देखते हैं भाई, यहाँ पे लिखा QBSJT। अगर आप ABCD ध्यान फोकस करो तो P के बाद Q, A के बाद B, R के बाद S, I के बाद J, S के बाद T। इसका मतलब इसने क्या किया कि +1 कर दिया है।
सभी के कोड में एक जोड़ दिया है, तो पूछा है लंदन का कोड क्या होगा। तो देखो L के बाद क्या आता है, M आता है, और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में M और O होगा, स्टार्ट में M और लास्ट में O, देखो इसमें स्टार्ट में M है, लास्ट में P है, गलत ऑप्शन P है, और ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले कोडिंग वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि आपका इसमें एक एक ऐड कर दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं 75 का। 75 क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का रेशियो 2:9 है और HCF 32 है। तो पूछा है एलसीएम क्या होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि दो संख्याओं का रेशियो A/B हो और HCF अगर x हो और आपसे एलसीएम पूछे, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, A/B/x होता है। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि आपको क्या करना है, इस दोनों अनुपात का मल्टीप्लाई करके HCF से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 9 × 32 करोगे तो आपका आंसर आएगा 576। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी भी आपको दो रेशियो दिया हो और HDF दिया हो और आपसे एलसीएम पूछे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि भाई शिप्ला को ये लिखा जाए और सुनील को ये लिखा जाए, तो अनिल का कोड क्या होगा। हमसे पूछा है अनिल का कोड क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि सभी अक्षर का एक मैथमेटिकल कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आखिरी में दिया हुआ है ए और यहाँ पे आखिरी में दिया है 2। इट मीन्स अनिल का जो भी कोड होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट आपका 3 से है। और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि आपका ये 1 से स्टार्ट है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, 21 2913। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए अब हम बात करते हैं 77 का। तो 77 78 आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेसिमल का लिया हुआ है। कह रहा है कि 0 पॉइंट, इसके साइज़ को हम लोग बढ़ा देते हैं, दिया हुआ है 0.1404 में जब 0.06 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव इधर चल जाएगा। इट मीन्स 14.04 में जब 6 से भाग देंगे, तो देखो 6 के पहाड़ा में 14 2 बार आता है और दशमलव है तो 2 पॉइंट प्लस करके आंसर आएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। 6 के पहाड़ा में जो 14 है, 6 के टेबल में 2 बार में आता है, 2 + 2 बार से ज़्यादा आंसर आएगा। तो इट मीन्स कि ऑप्शन जो होगा हमारा, जो भी आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन से देखो ऑप्शन नंबर बी 2 पॉइंट समथिंग है, जबकि ऑप्शन नंबर सी देखो 234, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 23.4 है, ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर ए 2.34 है, ये भी हमारा नहीं होगा। इट मीन्स 77 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलिए अब हम बात करते हैं 78 का। दिया है 4 के पावर -3/2। यहाँ पर एक फोकस करने की बात है कि किसी भी नंबर में अगर पावर में कुछ बातें दी होती है और फ्रैक्शन में अगर बटे में 2 दिया हुआ है, देखो बटे में 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनका इनसे संबंध होता है। ये जो 4 है किसी न किसी नंबर की पावर क्या होगा, किसी न किसी नंबर की पावर 2 होगा। तो आप जानते हो कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो -3/2, देखो 2 से 2 का समाप्त हो गया, 2 के पावर -3। और किसी भी नंबर के पावर अगर निगेटिव होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो इट मीन्स 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जो है आपके सर्ट्स और इंडिसेस से लिए गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 78 के बाद 79 से। चलिए 79 और 80 ये आपके रीजनिंग से लिया गया हुआ है। दिया हुआ है कि दिए गए विकल्प में सीरीज़ का इस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा। अब हम लोग कोड देखते हैं। देखो के का कोड होता है 11, एम का होता है 13, ओ का 15, तो अगला क्या हो जाएगा हमारा 17, क्योंकि देखो 2 का गैप हो रहा है। 11 में 2 जोड़े, 13 में 2 जोड़े, 15 में 2 जोड़े, 17, और 17 का कोड क्या होता है क्यू। इट मीन्स जो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 2 ऑप्शन में हम लोग स्टक हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर डी है, डी का कोड कितना होता है 4 इंग्लिश में, और एफ का कोड 6 होता है, एच का कोड 8 होता है। तो देखो 4 6 8 10 12 लिया गया। एल का कोड 12 होता है, तो अगला कोड क्या होगा 10 हो जाएगा। 10वें नंबर पे इंग्लिश में आता है आपका जे, तो क्यू जे जे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 79 का हमारा सी ऑप्शन हो गया। अब 80 की बात की जाए, 80 में देखो दिया कि जिस तरीके से ऊपर का नीचे से संबंध है, तो देखो ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो वह कौन सा ऑप्शन होगा जो इस चीज़ को फॉलो करेगा। देखो पानी का अपोजिट बालू नहीं होता, समुद्र का अपोजिट झील नहीं होता, मधुमक्खी का अपोजिट बॉक्स नहीं होता, लेकिन अच्छा का अपोजिट क्या होता है, बुरा होता है। इसलिए 80 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 80 का आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अब हम बात करते हैं 81 का। चलिए 81 में कह रहा है कि भाई एक आयत की लंबाई में, फिर देखो वही कहानी आ गया, एक आयत की लंबाई में 15% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए। तो कभी भी किसी सिस्टम में लगातार बढ़ाने और घटाने की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, x + y + xy/100 यूज़ करते हैं। अगर किसी डेटा में कमी होता है तो उसको हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। तो जैसा आप देखोगे यहाँ -10 हो गया, हम लोग निगेटिव लेके चलेंगे। तो x की जगह लिखेंगे 15, y की जगह लिखेंगे -10, फिर x के जगह लिखेंगे 15 और यहाँ -10 लिखेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करके माइनस आ जाएगा। तो 10 × 15/100, तो 15 में से 10 गया 5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। तो 5 में 1.5 को घटाओगे 3.5% हो जाएगा। 81 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 81 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक कमरे के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, LBH का अनुपात, L का अनुपात दिया है 3x मान लेंगे, B को 2x मान लेंगे और H को x मान लेंगे। क्योंकि जो आयत की लंबाई होती है L × B × H होता है, हमने सभी वेरिएबल को x मान लिया और कह रहा है कि इसका आयतन 3072 घन मीटर है। तो हम इसके बराबर लिख देंगे 3072। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x² = 3072 आएगा। और जब इसको काटोगे तो x² की वैल्यू आएगी आपकी 512। और देखो x³ है, सॉरी, तो ये 512 किसका क्यूब होता है? आपको पता होगा कि 512 8 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू 8 आ गई। जबकि पूछा है इसमें ऊंचाई क्या होगा, तो अगर x की वैल्यू 8 है तो लंबाई हो जाएगा 8 × 24, चौड़ाई हो जाएगा कितना 8 × 16 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका 8 हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई 8 × 16 हो जाएगा। मतलब चौड़ाई निकालने के लिए यही हो जाएगा, 2 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे 16 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 के टेबल में आती हैं। 175 से कट जाएगा। तो 175 के बारे में हम लोग PhD करते हैं कि भाई 175 जो होता है वो 25 का 7 गुना होता है। तो जो संख्या 25 से कटेगा वो 25, जो संख्या 25 से कटेगा और 7 से दोनों से कटेगा वही 175 से कटेगा। अगर कोई संख्या 7 से नहीं कट रहा है तो भी डिविजिबल नहीं है। तो चलो और चेक करते हैं। देखो 500 25 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। 875 देखो 25 से कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। 1575 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा, ये हमारे 2 ऑप्शन हो गए। 1915 को जब आप 25 से काटोगे तो देखो 25 अंतिम का 2 अंक क्या है 15, 15 25 के पारा में नहीं आता इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ 35 दिया हुआ है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और इसी तरीके से आप देखो कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो देखो 7 × 21 बच गया आपका कितना 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा, मतलब 25 से कट जाएगा। इसी तरह से देखो कि 32850 जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा 7 से डिवाइड करोगे। तो हमारा ये हो गया कि ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 4 बंदे ऐसे हैं जो 7 और 25 से कटेंगे, इट मीन्स वो 175 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो 83 का जो हमारा दिया हुआ है 1575 हमारा कटेगा, 875 कट जाएगा, 2625 कट जाएगा और 3325 कट जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। अब कह रहा है भाई 84 में कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती। तो आप देखोगे भाई कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती इसका आपस में कोई वास्ता नहीं है किसी भी तरीके से। तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। कह रहा है भाई ये सभी निर्जीव हैं, तो देखो कुत्ता तो निर्जीव तो होता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गया। फिर कह रहा है कि ये सभी गणितीय संख्याएं हैं, तो कुत्ता, चित्रकारी गणितीय संख्याएं नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी गया। कह रहा है ये सभी सजीव हैं, तो देखो मोमबत्ती सजीव नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम बात करते हैं 85 का। क्वेश्चन नंबर 85 का सोल्यूशन देखते हैं कि 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। आपको किलोमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे भाई कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लास्ट में आएगा mm।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, एक लिख के कितना सुनना, 6 सुनना, 6 जीरो हो जाएगा मिलीमीटर। जब मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो ये इधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स 0.0000001। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 किलोमीटर का कितना 10 मिलीमीटर होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आओ पैटर्न देखते हैं। 100 से 115 लाने के लिए देखो 15 जोड़ा, ठीक। इधर गैप देखो 170 से 185 लाने के लिए 15 जोड़ा, फिर 150 से 170 पाने के लिए 20 जोड़ा। इसका मतलब पैटर्न हमें ये दिख गया कि 15-20 15-20 का पैटर्न बन रहा है। इट मीन्स 115 में जब 20 जोड़ोगे तो आएगा 135। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 87 और 88 को हम लोग देखते हैं। यदि राजगीर का संबंध पत्थर से है, राजगीर जो मिस्त्री का काम करते हैं वो घर बनाने के लिए पत्थर ईंट का इस्तेमाल करते हैं। पत्थर एक रॉ मटेरियल है जिसका निर्माण घर बनाने में, किसी मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो राजगीर तो मिस्त्री होता है, अपना काम करता है। तो राजगीर के लिए रॉ मटेरियल अगर पत्थर होगा तो जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई के लिए जो रॉ मटेरियल होगा हमारा लकड़ी हो जाएगा। इट मीन्स 87 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। राजगीर का संबंध पत्थर से है तो उसी प्रकार से आपका बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। 88 में देखिए कह रहा है कि इसका रेंज ज्ञात करें। रेंज के लिए हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देना होता है। तो आप देखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 21 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। तो 21 में से जब 1 घटाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। रेंज निकालने का मतलब, रेंज को हिंदी बोलते हैं परास। परास ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 21 थी, सबसे छोटी संख्या 1 थी, जब घटाओगे तो 20 हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। कह रहा है कि भाई 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 है। कह रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए फिर से कह रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जितने रुपए में 30 वस्तु खरीदा जाता है उतने रुपए में 40 वस्तु बेच दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में पैसे का लाभ नहीं होता, इस प्रकार के प्रश्नों में वस्तु का लाभ अथवा हानि होता है। आप दुकानदार बन के सोचो कि मान लो आपने 100 रुपये में 30 वस्तु लेकर के आया और 100 रुपये में 40 वस्तु बेच दिया। तो देखो कि आप 100 रुपये में लाए, 100 में बेच दिए तो आपको पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आप लाए थे 30, बेच दिए 40। तो बिज़नेस का नियम है कि अगर घर से कोई चीज़ जाती है तो घाटा होता है। तो आप लाए घर पर 30 और बेच दिए 40, इसका मतलब घर से आपका 10 एक्स्ट्रा चला गया, इसका मतलब 10 का लॉस है। आपने 10 का लॉस सह लिया कितने पर बेचकर, 40 पर बेचकर। अब इसका जब परसेंटेज निकालोगे 0 से 0 गया, जब इसको काटोगे तो 25% का आपको सीधा हानि होगा। इट मीन्स 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 जो क्वेश्चन लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो कभी भी किसी निश्चित दूरी को अगर जाने और आने में समय का डिफरेंस होता है तो याद रखना है कि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम गैप S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दूरी दिया है 4 किलोमीटर, यहाँ रख दो 4। समय दिया है 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो 10/60। प्रारंभिक चाल को x मान लो, दूसरे वाली चाल को x+2 मान लो। और जब इस दोनों का डिफरेंस निकालो तो इसका बटे में आंसर आएगा 2। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट सामने आएगा। तो देखो 10 के पारा में 60 6 बार में आता है, 6 दूनी के 12 चौक 48। तो यहाँ हो जाएगा 48 x × x+2। दुनिया में ऐसा कौन सा 2 लगातार सम संख्या है जिसका गुणा करने पर 48 आएगा। तो आप सोचो, एक नंबर 6 होता है, दूसरा नंबर 8 होता है। अगर 6 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा 48 हो जाएगा। इट मीन्स कह रहा है कि इसकी चाल कितनी होगी, तो इसकी चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम गैप S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस ऑफ S2, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत रामबाड़ कॉन्सेप्ट है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो 91 से लेकर आपका डिपार्टमेंट 100 तक करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
कि निम्नलिखित में से किस अकादमी को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जी आपका करंट अफेयर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नौसेना अकादमी को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करते हैं 92 का। निम्नलिखित में से किस स्थान ने व्यावसायिक संगोष्ठी इंडिया राइजिंग की मेजबानी की? इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हो गए, मिस प्रिंट हो गए। तो व्यावसायिक संगोष्ठी में इंडिया राइजिंग की जो मेजबानी हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली जो हमारे भारत का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का भारत। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिना मतलब का ऑप्शन दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 92 का आंसर हो जाएगा भारत, जो कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 93 कतरी इमेरी। कतरी इमेरी में एक शब्द है शुरुआत कतरी, कतरी मतलब कतर देश से लिया गया हुआ है, ठीक। कतरी आर्मी नौसेना और भारतीय नौसेना बलों के बीच में जो संयुक्त अभ्यास हुआ था उसका नाम हुआ था क्या? रोअर ऑफ द सी। कतर के सेना और इंडियन आर्मी के बीच में जो युद्धाभ्यास किया गया था उसका ऑप्शन है हमारा रोअर ऑफ द सी। रोअर ऑफ द सी से इसका ऑप्शन लिया गया। निम्नलिखित में से किसने एटीपी फाइनल खिताब जीता है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, स्टेफानोस सितासिपास। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि एटीपी फाइनल खिताब ऑप्शन नंबर ए, स्टेफानोस सितासिपास ने जीता। 95 निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुशासन प्रथाओं के प्रतिकृति पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन रखा गया? तो सुशासन दिशाओं पे जो 2 दिवसीय सम्मेलन रखा गया है वो आपका उत्तराखंड में हुआ था। सुशासन का मतलब ये होता है कि प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि अपने समाज में, अपने लोगों में अच्छी न्याय व्यवस्था दे, अच्छा रेगुलेशन दे, रूल एंड रेगुलेशन दे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, 95 का सी। चलिए 96 निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को के शिक्षा आयोग के प्रमुख के रूप में चुना गया? तो यूनेस्को के शिक्षा आयोग के रूप में प्रमुख रूप में जो चुना गया वो अमेरिका चुना गया। ये एजुकेशन से रिलेटेड एक संस्था है जो कि आपका यूनेस्को से रिलेटेड है, इसलिए 96 का ऑप्शन नंबर सी है, इसको यूनेस्को के शिक्षा आयोग के प्रमुख के रूप में चुना गया। तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 97 निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 97 का ए, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 98 निम्नलिखित शहरों में से किसने सीपीआर प्रशिक्षण में गिनीज रिकॉर्ड बनाया? सीपीआर प्रशिक्षण में गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाला जो शहर है वो हमारा कोच्चि है। 98 का ऑप्शन नंबर ए कोच्चि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है ए, 99 का ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। आखिरी क्वेश्चन 100 वाला, विश्व कबड्डी 2019 की मेजबानी जो है मलेशिया ने किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 100 का डी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ, और जो भी इसमें है इस कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को।